हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के बारे में। तो जिन टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक्स हैं कि गॉल ब्लैडर क्या होता है, गॉल ब्लैडर का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में, क्या गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन किन केसेस में करने की ज़रूरत पड़ती है, किस तरह से गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन किया जाता है और क्या टेस्ट पहले कराने की ज़रूरत होती है और क्या एक्सपेक्टेड रिकवरी रहती है गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के बाद। तो गॉल ब्लैडर बेसिकली एक पीयर शेप्ड ऑर्गन होता है जो कि लिवर के नीचे होता है और ये बाइल स्टोर करता है। बाइल लिवर से प्रोड्यूस होता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो उसके बाद जो बाइल है वो हमारे गॉल ब्लैडर से निकलता है और बाइल डक्ट के थ्रू होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है और फैट को डाइजेशन में हेल्प कराता है। अब अगर किसी वजह से किसी पेशेंट को गॉल ब्लैडर में स्टोन्स डेवलप हो जाते हैं, स्वेलिंग डेवलप हो जाती है या गॉल ब्लैडर कैंसर डेवलप हो जाता है, तो इन केसेस में गॉल ब्लैडर रिमूवल की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर पेशेंट्स को गॉल ब्लैडर स्टोन्स की वजह से गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है। क्या टेस्ट कराने होते हैं गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन से पहले? तो सबसे पहले डॉक्टर्स एलएफटी एडवाइस करते हैं ये चेक करने के लिए कि कोई जॉन्डिस तो नहीं है, कहीं कोई स्टोन बाइल डक्ट में स्लिप हो गया हो जिसकी वजह से जॉन्डिस डेवलप हो गया हो, ये रूल आउट किया जाता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड कराया जाता है यह चेक करने के लिए कि गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं या नहीं हैं, गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग है, गॉल ब्लैडर की वॉल थिकनेस कितनी है और स्टोन कहीं बाइल डक्ट को कंप्रेस तो नहीं कर रहा है, बाइल डक्ट में कोई स्वेलिंग तो डेवलप नहीं हो गई है या जॉन्डिस या लिवर में कोई स्वेलिंग तो नहीं डेवलप हो गई है। इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है। कुछ केसेस में अगर जॉन्डिस होता है या बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट होती है तो उन केसेस में एमआरसीपी करके एक टेस्ट होता है जिसे कराने की ज़रूरत पड़ती है। यह एक स्पेशलाइज्ड एमआरआई है जो इन केसेस में किया जाता है। और अगर एमआरआई में ऐसा आता है कि बाइल डक्ट में स्टोन स्लिप हो गए हैं तो इन केसेस में पहले ईआरसीपी किया जाता है जो कि एक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर होता है और उसके बाद ईआरसीपी करके सीबीडी से स्टोन को क्लियर करके फिर गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन को किया जाता है। अब गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन से पहले पेशेंट्स को 6 आवर्स की फास्टिंग रखने की ज़रूरत होती है। यह ऑपरेशन जनरल एनेस्थीसिया में यानी पूरी बेहोशी में किया जाता है। ऑपरेशन दो तरह से होता है कॉमनली, जिसमें लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर है और ओपन प्रोसीजर है। लेप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन जो है उसमें पूरा गॉल ब्लैडर रिमूव किया जाता है दूरबीन से। जो लेप्रोस्कोप है वो एक छोटे इंसिजन से पेशेंट के पेट में इंसर्ट करी जाती है, गॉल ब्लैडर देखा जाता है। अकॉर्डिंगली बाकी दूरबीन भी इंसर्ट करी जाती हैं जिसके थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स इंसर्ट किए जाते हैं पेट के अंदर और ऑपरेशन करके गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाता है। लेप्रोस्कोपी में जो एडवांटेज है वो यह है कि जो इंसिजन का साइज़ होता है ओपन सर्जरी के कंपैरिजन में वो काफ़ी छोटा होता है और पेशेंट को सर्जरी के बाद जो पेन है वो कम होता है, रिकवरी भी फास्ट होती है और रिकवरी के बाद पेशेंट जनरली 1 से 2 दिन बाद अपने घर वापस जा सकता है। ज़्यादातर पेशेंट्स ऑपरेशन के अगले दिन ही घर चले जाते हैं और विद इन अ वीक अपने ऑफिस जा सकते हैं। और मेजर कॉम्प्लिकेशंस जनरली गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के बाद नहीं आती हैं, मगर पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क ज़रूर रहता है। जो कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क होता है वो हैं बाइल डक्ट में इंजरी होना, बाइल डक्ट में क्लिप हो जाना, इसके अलावा स्टोन का स्लिप हो जाना या इन्फेक्शन होना या ब्लीडिंग होना। तो ये पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हैं जो गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के बाद हो सकती हैं।
ज़्यादातर पेशेंट्स ऑपरेशन के नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो जाते हैं और जो क्लिप्स इंसिजन साइट पे होती हैं या सूचर्स होते हैं उनको 1 वीक बाद रिमूव कर दिया जाता है। ज़्यादातर पेशेंट्स को गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आई होप आपको ऑपरेशन के बारे में डिटेल्स मिल गई हैं। आप कुछ और इससे रिलेटेड अगर पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।